हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करते हो। तो चलिए, चैप्टर हमें देखना था, इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कहाँ से हम लोग को इस चीज़ को देखना था हम लोगों को। तो सारा कुछ हम लोग देख चुके थे, सारा कुछ आपका हो चुका था। नहीं देखा है तो आपने इसकी पहले वाली वीडियो में जाइए और देख लीजिए जाके। कुदाल और हल, इसको देखिए थोड़ा। कुदाल और हल इधर से देखना था। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली ज़मीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्रों से हटाकर झूम खेती के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। अब अपना ध्यान आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए हैं। जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए, जहाँ यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए इसको, राजमहल की पहाड़ियों में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। आज की स्थिति राजमहल की पहाड़ियों की कहाँ की है। तो देखिए, आज अब जब हम झारखंड जाएंगे, कहाँ जाएंगे? झारखंड। तो हमें क्या मिलेंगी? हमें राजमहल की पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में पाई जाती हैं, है ना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती थीं, भेदी नहीं जाती थीं, यानी बहुत घनी पहाड़ियाँ थीं, इनको पार करना मुश्किल था। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की कोशिश करते थे, यानी अभेद, भेदी नहीं जा सकती थी, यानी एक पार से दूसरी पार जाना मुश्किल था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यापार को शत्रुतापूर्ण पाया। मतलब वो जहाँ जहाँ गया वहाँ के जो निवासी थे, तो उन निवासियों को लगता था ये हमारा शत्रु है। तो इस प्रकार से बुकानन ने उसको शत्रुपूर्ण पाया, वहाँ के निवासियों को। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? उनको कौन सा पता था कि बुकानन कौन है? उनको लगा ये हमें डिस्टर्ब करेगा। बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालात थी उनकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी हुई है, जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों की मुलाकात की थी, लोगों से, उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायता नहीं करती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्ड की ओर मुड़ना होगा। उसकी डायरी हमें हर चीज़ की जानकारी नहीं देती है। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हमें यह जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। इस चीज़ को देखिए, वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। जंगल से जो मिलता था उसी से उनका गुजर बसर होता था। और झूम खेती का मतलब है स्थानांतरित खेती। एक स्थान पर खेती कर ली, यहाँ का उपजाऊपन गया तो जहाँ के जाके दूसरी जगह पे खेती करने लगते थे। ये होती है आपकी स्थानांतरित कृषि। एक जगह कृषि ना करना, जगह जगह जाकर करना, ये होती है आपकी स्थानांतरित कृषि या झूम खेती। झूम झूम कर खेती करना है। इस प्रकार से झूम खेती का मतलब डांस करके खेती करना नहीं होता है। एक जगह पे खेती करी, दूसरी साल आपने दूसरी जगह पे कर ली, तीसरी साल आपने तीसरी जगह पे कर ली, इसको कहते हैं झूम खेती। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़ी लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। खुरच यानी थोड़ी सी खुदाई कर देते थे कुदाल से। कुदाल एक आपका औजार है ना। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर चले गए, नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे कि उस ज़मीन में कोई उर्वरकता फिर से उत्पन्न हो जाए। देखिए क्या होता था, इस हिस्से पे ज़मीन पर खेती की, यहाँ की जब उर्वरकता चली जाती थी तो इस हिस्से पे चले जाते थे। 3-4 साल के लिए इस हिस्से को खाली छोड़ देते थे और खाली छोड़ देने की वजह से क्या होता था, इस हिस्से की उर्वरकतापन अपने आप आ जाती थी, है ना।
तो इस प्रकार से ये लोग इधर उधर जाते आते रहते थे। चलिए देखिए आगे। बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था, चिकित्सक यानी डॉक्टर था, जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में इसने 1794 से लेकर 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सा रहा है, इसके यहाँ रहा है। कलकत्ता, जिसको आज का आप कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता के अपने प्रवेश के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, बुकानन ने, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के बाद वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम पर हैमिल्टन को अपना लिया। नाम, वंश का नाम क्या था इनका? हैमिल्टन, इसको अपना लिया। इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता था। कहाँ थे हम लोग? ये आपका हो चुका है। इधर पे देखिए, उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। महुआ एक वृक्ष का नाम है। बेचने के लिए रेशम के कोया और रार भी आपने सुना होगा, और कोया भी सुना होगा। काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर से बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। तो ये चीज़ रही। अब इसको देखिए, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र दिया हुआ है। इसको देखिए, 1782 में विलियम होजेज द्वारा चित्रित किया गया है। विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में आया था। और कैप्टन कब दूसरी समुद्र यात्रा किया था? तो 1772 से 75 तक, और वहाँ से भारत आया। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महालों में भ्रमण पर गया। वहाँ होजेज ने कई एक्वाटिक तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की खोज होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। इस चीज़ को पढ़ लेना, होजेज ने क्या किया था। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसको देखिए आगे। शिकारियों, झूम खेती करने वाले लोग, खाद बटोरने वाले लोग, काठ कोयला बनाने वाले लोग, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़ी लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ये सारे लोग जंगलों में रहते थे। राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि आज का झारखंड है, वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाया में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों की प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छेड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। देखिए, इन पहाड़ियों का अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेतीबाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करते थे। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किया करते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाइयों को नियमित रूप से खिराज यानी टैक्स देना पड़ता था। खिराज नाम का टैक्स था। उन्हें शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने के हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। पथ का कर यानी रास्ते का टैक्स, पथकर। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाइयों को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। मतलब उनके एरिया से ये लोग निकलेंगे तो ये टैक्स ले लेते थे, फिर उन्हें सुरक्षित ही पहाड़ियों से निकाल दिया करते थे। सीधी सी बात है। इस प्रकार कुछ ले देकर ही की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थित खेती के क्षेत्र की सीमा आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। यानी
ये लोग स्थायी खेती तो करते नहीं थे, और यहाँ पे स्थिर खेती की बात की हुई है, स्थिर खेती की कि एक जगह खेती करो। कैसा होता था ना, अंग्रेजों को टैक्स लेने में दिक्कत होती थी, ये लोग एक जगह मिलते नहीं थे, एक जगह रहेंगे गायब। अब अंग्रेज कहाँ तक पीछे पीछे भागेंगे, इसलिए क्या था कि इन्होंने स्थायी खेती करने के लिए इनको बोला। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने प्रतिभूमि को धान के खेतों में बदल डाला। अंग्रेजों के साथ स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था, क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी। इन्होंने और खेती करना स्टार्ट किया, जंगलों को काट दिया, धान की खेती स्टार्ट की, और जब जहां जहां खेती होगी अंग्रेजों वहां से टैक्स लेंगे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जंगलों को साफ करना स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि होती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजड़ा हुआ मानते थे और वनस्पतियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ स्थानीय कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू असभ्य बनाना होगा। पहली बात तो पूरी इंडिया के लोगों को असभ्य मानते थे, फिर ये तो फिर भी जंगली लोग हैं, है ना, तो जंगली लोगों को तो असभ्य मानेंगे ही। तो इनका क्या मानना था कि पूरे जंगलों को साफ करो, यहाँ पे स्थायी खेती करो, स्थायी खेती करेंगे तो स्थायी खेती से ये अच्छा खासा टैक्स ले सकते थे। और दूसरी बात, जो वहाँ के लोग इधर से उधर जाते थे उनको पकड़ो और उन्हें सब और पालतू बनाओ, इनका यह कहना था। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा, यानी ऐसे काम करवाना जहाँ से आपको टैक्स मिल सके। जो जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। स्थायी खेती करने के लिए लोग चारागाह साफ कर देते थे, जंगल साफ कर देते थे, स्थायी खेती करवाइए। अब उसमें क्या हुआ, जंगल संकुचित हुए, जंगल सिकुड़ने लगे और चारागाह नहीं मिल रहे थे जानवरों को। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। अब जो स्थायी खेती करते थे वो लोग और पहाड़िया लोग, इन लोगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हुए। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांव पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाते थे। और जब उनके लिए खाना है नहीं तो वो लोग तो छीनेंगे झपटेंगे, क्योंकि वजह तो यही लोग हैं जो स्थायी लोग खेती कर रहे हैं उनके जंगलों में जाके, और जंगल उनकी संपदा थी, जंगल उनका घर था, है ना। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली थी और उनका शिकार और संहार करने लगे थे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, एक पत्र लाए शांति नीति के लिए, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। मतलब जो वहाँ का नेता होता था, इनका मुखिया होता था, उसको बोला गया कि अपने व्यक्तियों का चाल चलन ठीक करें, यानी लड़ाई झगड़ा करने से रोकें, है ना। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया, बोल रहे थे हम आपको पैसा देंगे, आप लोग अपने लोगों के साथ ऐसा कीजिए। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे थे। भाई देखो, आप लोग बिक गए, थोड़े से पैसों में आप लोग बिक गए, तो इसलिए क्या है कि जनता उनके खिलाफ हो जाती थी मुखिया के। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी व वैतनिक मुखिया माना जाने लगा था। यानी वैतनिक मुखिया यानी अधीनस्थ, आप किसके अधीन हैं, आप अंग्रेजों के अधीन हैं। तो उनके जो और लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, वो बोलने लगी थी मुखिया से कि आप अब अधीनस्थ बन चुके हैं, आप एक वेतन भोगी बन चुके हैं, आप एक वैतनिक बन चुके हैं, आपको वेतन मिला, फिर आप उसी तरीके से हमें चला रहे हैं जैसा सरकार चाहती है, यानी जैसा अंग्रेज चाहते हैं। जब शांति, इसलिए इसी के कारण क्या हुआ कि इन मुखियाओं के खिलाफ हो गए लोग, है ना। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तथा पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 और 11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो वह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन के संदेश और अविश्वास की दृष्टि से ही देखेंगे। संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखा गया बुकानन को। शांति व्यवस्था के अभियानों के अनुसार और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है।
उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा व्यक्ति एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के संसाधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। अब संथाल जनजाति पहाड़िया जनजाति के आसपास आने लगी। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुस पड़े थे। कौन? संथाल। चूंकि संथाल वासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा किया, ये लोग लकड़ी काट रहे थे, जमीन जोत रहे थे, कपास उगाने के लिए जमीन खाली कर रहे थे। देखिए, निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा किया, कब्जा जमा लिया, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में, पहाड़ियों को जो पहाड़िया लोग थे उनको राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। आगे की साइड संथाल लोगों ने कब्जा कर लिया। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना, इसलिए इसको कुदाल को पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों यानी संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व माना गया है। और संथाल क्या करते थे? हल का प्रयोग करते थे। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली, यानी पहाड़िया और संथाल लोगों के बीच की लंबी लड़ाई चली, इसलिए इन लोगों ने बोला है कुदाल और हल के बीच लंबी लड़ाई चली। देखिए, संथाल अगुआ बासिंदे थे, आगे आने वाले। अगुआ मीन्स होता है आगे आने वाले। इन्होंने आगे आकर कब्जा कर लिया जमीन पर। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि एक राजमहल श्रृंखला का ही भाग है, गंजूरिया को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। बुकानन, वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। इसने क्या लिखा? गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। उसने बताया कि अगर इस पर हम काम करेंगे तो बहुत शानदार इलाकों में चीज़ों को बदल सकते हैं। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। वो तो सही बात है ना कि जिस ज़मीन को आप जिस प्रकार से आज हम घर बनवाते हैं तो उसकी डिजाइन जिस प्रकार से बनवाना चाहें उस प्रकार से बन जाती है। तो वही चीज़ बुकानन ने बोली है। ठीक है, यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तम्बाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी थी। तम्बाकू और सरसों बुकानन ने देखी वहाँ की। वहाँ पे उसने टॉप की सरसों और तम्बाकू देखी है ना। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमा काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे की ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और वहाँ बस गए संथाल। मतलब जो मूल निवासी थे पहाड़िया लोग, उनको तो वहाँ से हटना ही पड़ा। चलिए देखिए आगे, ये गांव का दृश्य दिखाया गया, धुंधला दिख रहा है इधर पे, देखिए क्या छूट। इधर से देखिए संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। किनको? संथाल लोगों को। और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करने, स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। वो हल से काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हल संथालों का था और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। हल को छू नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग संथाल लोग करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतना चाहते थे, अच्छी खेती करना चाहते थे। संथाल को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए, तलहटी मीन्स होता है नीचे का हिस्सा, है ना, तलहटी मतलब नीचे का हिस्सा, तो राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया संथालों को। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। दामिन ई कोह को संथालों की भूमि बोला गया। जो राजमहल की तलहटी थी, इस पूरी ज़मीन को संथालों की भूमि बोल दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर
जोतना था। जितनी भूमि दी हुई है उसका 1/10 भाग आपको साफ करना है और बिल्कुल 10 वर्षों में उसको बिल्कुल एकदम टॉप का बनाना है। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। उसके चारों ओर खंबे गाड़ कर उसकी परिसीमा कर दी गई। खंबे गाड़ दिए गए कि इतना इतना क्षेत्र है, ठीक है। और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिनी कोहे के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या को 1838 में 40 थी, जो वो तेजी से बढ़कर 1851 में इतनी ज़्यादा, मतलब 1473 बढ़ गई। कहाँ 40, कहाँ 1473, बहुत कम समय में। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या को केवल 3000 थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 82,000 हो गई। 82,000 से अधिक देखी गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। संथाल बहुत अच्छी खेती करते थे और जब बहुत अच्छी खेती होती थी तो राजस्व भी जो है सरकार बहुत ज़्यादा या कंपनी बहुत ज़्यादा ले लेती थी। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिनी कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया था। यहाँ पे वो बस गए थे, अब वो फिर नहीं रहे थे इधर उधर। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो उन्हें पहाड़ियों लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंतगोत्वा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले गए। पहाड़ियों में अंदर की ओर चले गए पहाड़िया लोग, किनारे किनारे रहने लगे संथाल लोग, है ना, की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाके तथा भीतरी शुष्क भागों तक ही सीमित कर दिया गया। जो अंदर का भाग था, एक तो वो चट्टानी था, दूसरा शुष्क था, वहाँ पे पहाड़ियों लोग रह रहे थे। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। खेती नहीं हो पाती थी, जब पथरीली जगह थी तो शुष्क थी, पानी नहीं मिल रहा था, है ना। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती थी। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गईं क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़ी शिकारों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी इनका होने लगा था। यानी पूरी तरीके से लोग यहाँ बस गए थे। चूँकि संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया है वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार यानी दीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण पर दावा कर रहे थे। 1850 के दशक में संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि उनके लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदार हो, साहूकार और औपनिवेशिक राज्य के कहाँ से हैं आगे विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ चुका था। अब संथाल इन लोगों के विरुद्ध खड़े हुए। 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर लिया था, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में से लिया गया था। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आगे देखिए बुकानन का विवरण। बुकानन ने और चीज़ें क्या बताई संथाल के बारे में, बुकानन के विचार क्या थे, इसको पढ़ लेना। बुकानन का विवरण, चलिए बुकानन का विवरण देख लेते हैं कि क्या बोला बुकानन ने। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं। बुकानन ने जो लिखा वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। आप ये नहीं भूल सकते कि ये अंग्रेज था, है ना। उसकी यात्रा केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षणों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था।
मतलब ये जो घूम फिर रहा था इसका खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो जानकारी इकट्ठा कर रहा था वो चाहिए थी, है ना। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता था तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्रा आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूस्वामियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के विभिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। चलिए देखेंगे। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लोहे खनिज खोजे और ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का उसने पता लगाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जो स्थानीय लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे, नमक बना रहे थे या फिर लोहा निकाल रहे थे कच्चा वाला, ये सब चीज़ें इसने जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा, वह भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। ये सारी चीज़ें बताता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या आवश्यक है इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सारोकार से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनस्पतियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। यानी सीधी सी बात है, वनों की कटाई हो रही थी, वो इसने भी बोला कि वनों की कटाई होनी ही चाहिए और कृषि भूमि में उसको बदलना चाहिए और जहाँ जिस खेती जो भी फसल अच्छी हो वो फसल वहाँ पे करनी चाहिए। तो वनों की बटाई और स्थानीय कृषि के बारे में बुकानन का स्रोत दिया हुआ है, तो इसको देख लेना, है ना। देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन। अब क्या देखना है हमें, हम बम्बई दक्कन के बारे में देखना। बम्बई दक्कन आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए हम पश्चिम की बात करते हैं। ये तो जब आप राजमहल की पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने झारखंड साइड देखा है ना। अब हम कहाँ देखेंगे, अब हम बात करेंगे बम्बई दक्कन के साइड, है ना। आइए अब हम पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा है। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह का ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोप मात दिखाते थे, यानी बहुत गुस्सा दिखाते थे। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते थे उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करें और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगें तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। चलिए देखिए आगे इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इधर से देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह था आपका 1875 में दक्कन में हुआ था। देखिए, लेखा बहियाँ जला दी गई। बाहियाँ और लेखा इनमें क्या होता था, लिखित साक्ष्य मिल गए थे। अब इसमें लिखित साक्ष्य क्या थे, यह आंदोलन पूना यानी आधुनिक आपका पूना की बात करेंगे। यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ था। सूपा व विपणन केंद्र यानी मंडी। सूपा कैसा था, विपणन केंद्र था, यानी जहाँ पे मंडी थी, जहाँ अनेक व्यापारी तथा साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत इकट्ठे हो गए। 12 मई 1875 में क्या हुआ, वहाँ किसान इकट्ठे हो गए सूपा में। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट लीं और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदाबाद तक फैल गया। फिर अगले दो महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया।
आग से मतलब आग नहीं, यानी गुस्सा फैल गया, है ना। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए, 30 से अधिक गांव इसकी चपेट में आए विद्रोह के। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकार पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए, बही खाते में किस पे कितना ऋण है ये सब चीज़ें लिखी हुई रखी होंगी, वो सब चीज़ें जला दी गई कि अब साहूकार को कोई चीज़ पता ही नहीं चलेगी। और ऋणबद्ध नष्ट कर दिए गए, जो ऋण की लिखी हुई किताबें रखनी थी उनको नष्ट कर दिया गया। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर हमलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी कहीं पीछे छोड़ गए। कहाँ ले जाएंगे, उठा के थोड़ी ना ले जाएंगे धन संपत्ति, जान बचाना मुश्किल हो रहा था उस समय पे। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया, जिसको हम अध्याय 11 में देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, जल्दी से सेनाएं बुला दी गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुत को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। चलिए, इसको हो गया है आपका। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट देख लीजिए, किस प्रकार से रिपोर्ट छपी हुई थी। आगे देखिए, ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे, क्यों विद्रोह किया गया था। ऋण पत्र दस्तावेज जला दिए गए, अब इससे बही खाता जला दिए गए। साहूकार के पास होगा ही नहीं, जमींदार के पास होगी ही नहीं कि किसके पास कौन सी जमीन है, उसके पास यही नहीं रहेगा कि किसने कौन सा कितना टैक्स देना है ना, क्योंकि किसान चुका भी नहीं पा रहे थे ना, इतना ज़्यादा टैक्स लेते थे लोग। आगे देखिए, इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ औपनिवेशिक शासन में हुई कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों का लंबा इतिहास देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं। एक नई राजस्व प्रणाली, क्या थी एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गईं। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया, बंगाल से बाहर नहीं गया ये वाला बंदोबस्त, है ना। बिरले मतलब वहाँ पे लागू नहीं हुआ। ऐसा क्यों किया गया, कहीं कहीं एक आध क्षेत्रों में मिला होगा, इसलिए बिरले बोला गया। देखिए, ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए देखिए, इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते थे तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती थी जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित थे। 1820 के दशक तक कहाँ गया, 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकॉर्ड एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। डेविड रिकार्डो ये अर्थशास्त्री थे के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें रखने का काम हाथ में लिया तो भी इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचार के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए था। इसको आप लोग पढ़ लेना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें क्योंकि कुछ है नहीं। इधर से देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। सीधी सीधी भाषा लिखी हुई है, उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज, इसको पूरा पढ़ लेना कि राजस्व की मांग क्या थी बंबई दक्कन में और किसानों का कर्ज क्या था। स्क्रीनशॉट कीजिए इसको पूरे को। इधर से भी इतना हो गया, इधर से भी कर लीजिए। फिर कपास में तेजी आई, यानी फिर से कपास की खेती कराई गई तेजी से। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि क्या चीज़ें रहीं, क्यों कराई गई, इसको पढ़ लेना। इसको पूरे को स्क्रीनशॉट कीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से कर लीजिए पूरा, यहाँ से कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। इधर पे इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हो गया इतना। ऋण का स्रोत सूख गया, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट कीजिए कि किस प्रकार से ऋण का स्रोत इनका सूख गया था। इस चीज़ को पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें। अन्याय का अनुभव है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन सीधी सीधी भाषा है, समझाने लायक कुछ नहीं है ना। तो आप लोग सीधा पढ़ लेना इसको खुद से। पढ़ लेना इसको स्क्रीनशॉट करके, है ना।
चलिए इधर दक्कन दंगा आयोग पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं हुआ। देखिए दक्कन दंगा आयोग में क्या हुआ। जब विद्रोह दक्कन में फैल गया तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की आज से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती थी। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और जस्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरें, कीमतों तथा ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिले कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। तो चलिए, ये होता है चैप्टर आपका इधर पर समाप्त। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें 1857 का विद्रोह के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर। ये जितना मैंने आपको स्क्रीनशॉट कराया है, एक बार आप इसको रीड कर लेना पूरे को। चलिए, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।